Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I welcome you all to my channel ePolitical Science. Today I'm going to discuss with you feminism, public versus private. नारीवाद, सार्वजनिक बनाम निजी, ये जो बहस है ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ because this topic is very important from your point of view of your exams also for BA program first year. First semester as well as honors also and other courses also which has feminism within it because this debate is also very important. So let us begin with today's discussion and today's topic on feminism, public versus private. So I'm also going to discuss with you that if there is a question related to this particular topic. So, what could be the question? One question I have tried to discuss with you, and it's there in my slide also that you can see. Discuss feminism, public versus private. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है उसमें कुछ भी मेंशन ना हो क्योंकि जो सिलेबस चेंज हुए हैं 2019-20 के एंड में उसमें जो सिलेबस में जो थर्ड यूनिट में जो उन्होंने टॉपिक डाला हुआ है उसमें फेमिनिज्म पब्लिक वर्सेस प्राइवेट करके डाला हुआ है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि विदिन में क्या हमें और कैसे करना है बेसिकली किस स्ट्रैंड का है क्या मतलब हमें किस तरह से उस पूरे टॉपिक को अटेंड करना है उसके सब टॉपिक्स मेंशन नहीं है इसमें. So that is the reason that I have tried to elaborate it also because you cannot just begin your answers by writing just public versus private debate. First of all, you have to explain how such debates have emerged in feminist understanding. So basically, सबसे पहले तो आप इसको परिभाषा को लिखेंगे define feminism. So when you are defining feminism, that is also very important that how are you going to define feminism? क्योंकि feminism define करने के बहुत सारे तरीके भी हैं और बहुत लोगों की इंटरप्रिटेशंस हैं तो बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए जो होने ही चाहिए इस डेफिनेशन के अंदर तो वो मैंने अपनी स्लाइड से मेंशन किया है दैट एज एन आइडियोलॉजी यू हैव टू डिस्कस इट एज अ व्यू पॉइंट belief perception which talks about women's issues rights social political economic and cultural roles discrimination etc it could be gender inequality also then what you have to do is you have to differentiate आपको जो है डिफरेंशिएट करना है अंतर भी बताना है सेक्स और जेंडर के बीच में कि ये दोनों में क्या अंतर है क्योंकि प्राय मैंने देखा है कि क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट्स में आते रहे हैं बट क्योंकि इस बार जो पैटर्न है डिफरेंट होगा और आप 8 questions नहीं लिखेंगे बल्कि you will get 6 questions out of that you have to attempt any 4 questions and that 4 questions जो है जो आप attempt करेंगे और जो 6 questions आएंगे उसमें कोई भी शॉर्ट नोट नहीं होगा मोस्टली हमने पहले भी ट्रेंड देखा था ऑनलाइन का तो उसमें नहीं था तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी नहीं होगा तो बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर दैट लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ही आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए गए आपसे फेमिनिज्म के अंदर ही फेमिनिज्म पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट या सेक्स एंड जेंडर में क्या अंतर है इस तरह से तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड सो बेसिकली जब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सेक्स एंड जेंडर के बीच में जो अंतर है उसको बताना होगा अंतर ये है कि जो पहला है वो बायोलॉजिकल है एंड द अदर वन इज सोशल एंड कल्चरल जो सोशल और कल्चरल रोल्स होते हैं सोसाइटी ने जो हमें देती है उसके आधार पर जो हमें परफॉर्म करना होता है उसके आधार पर जेंडर रोल्स डिफाइन और डिटरमाइन किए जाते हैं एंड दैट लीड्स टू इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी सो दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस देन यू हैव आल्सो टू राइट अबाउट द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म what are these waves of feminism why we are trying to understand these waves of feminism because these waves of feminism tells us that the feminism as an ideology as a viewpoint has undergone various stages and various ideologies are also associated with it so these ideologies they help us better to understand this particular topic so that is why
जो फेमिनिज्म है उसमें जब हम उदारवादी जो विचारधारा है, उदारवादी नारीवाद जिसे हम कहते हैं, फिर समाजवादी नारीवाद और उग्रवादी या रेडिकल नारीवाद जिसे हम कहते हैं, तो ये जितने भी जो स्ट्रैंड्स हैं फेमिनिज्म के, इसके अलावा बहुत सारे फेमिनिज्म के स्ट्रैंड्स हैं। इकोलॉजिकल फेमिनिज्म है वंदना शिवाका, पर हम वी आर नॉट गोइंग टू डू द डिटेल्स ऑफ द आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स ऑफ फेमिनिज्म, क्योंकि ये प्रोग्राम में सिलेबस का जो है वो though it is not clear cut, but the thing is कि you have to be very limited, क्योंकि first year में you are not supposed to go through these in depth analysis, इसमें जरूरत ही नहीं है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट को फोकस करना है। इसको फोकस करने के लिए ये जरूरी है कि लिबरल फेमिनिज्म के आप जो स्टैंड्स हैं उसको समझाइए कि मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट और बेटी फ्रीडन, जे.एस. मिल की आइडियोलॉजी इसमें रही है कि इक्वल राइट्स की बात करते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है तो फिर जो है जेंडर इनइक्वालिटीज जो है काफी हद तक कम हो सकती हैं। पर उसको जो है क्रिटिक किया गया है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट द्वारा, जिसमें हम कैरोल पेटमैन, सुजैन मुलर-रॉकिन के आर्गुमेंट्स देख सकते हैं। वो कहते हैं कि नो दैट इफ देयर इज डिपेंडेंसी ऑफ women on males or other or any other male counterparts, then that leads to further exploitation. So basically they say that the capitalist mode of production is also very responsible for such exploitations, and the sexual division of labor जो है उसके बारे में बात करते हैं कि जो श्रम है उसका लैंगिकता के आधार पर जो विभाजन किया गया है, तो वो विभाजन जो लैंगिकता के आधार पर श्रम का किया गया है बहुत बड़ा कारण है जो आज ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट को भी हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, और उसके अंदर हमें चीज़ों को समझाना पड़ेगा। एक्चुअली सोशलिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट के ही मतलब जो है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट से भी थोड़ा कुछ मिलता जुलता रेडिकल फेमिनिज्म का भी आइडियोलॉजी है, पर थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रहा है और थोड़ी सी रेडिकल अप्रोच इनका रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशन, द अल्टीमेट रेवोल्यूशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द होल यू कैन से फैमिली रिलेशंस, जो सेक्सुअल रिलेशंस है सब में एक रीस्ट्रक्चर की बात करती है, संरचनाओं में काफ़ी बदलाव की बात करती है, अबॉर्शन राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, राइट टू फीमेल बॉडी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात इन्होंने की है रेडिकल फेमिनिस्ट में, जिस फेमिनिज्म में। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें स्कॉलर्स देखें तो हम देख सकते हैं कि सिमोन द beauvoir हैं, केट मिलेट हैं, दे आर देयर। सो ये लोग ये चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको अगर हम सिर्फ जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दे दें, डिपेंडेंस दे दें, तब भी इनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, क्योंकि जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल जो इश्यूज हैं जो हो रहे हैं, और ये हायरार्कीज की वजह से, पैट्रियार्की की वजह से, और बहुत हद तक क्योंकि महिलाओं को उनके अपने जो खुद की बॉडी है उस पर बहुत अधिकार नहीं है, और बहुत चीज़ों का निर्धारण जो है इफ शी इज गेटिंग मैरिड मोस्टली that thing is taken care of by her husband. So ये सारी चीज़ों में बहुत ही सकारात्मक बदलाव की बात करती हैं, बट क्योंकि ये अप्रोच रेडिकल है तो इसलिए हम रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं। So now we are moving to the next slide, that why public versus private debate is important. So why do we need to understand the public versus private debate first of all? सो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये दो अलग अलग स्फीयर हैं, और ये अलग स्फीयर में जो विभाजन की बात है, जो महिलाओं के विभाजन की बात है काम के संदर्भ में, और जो वो जो उनका लुकआउट है, तो बेसिकली ये क्या है और कैसे ये फर्दर जो है इनइक्वालिटीज बिल्ड करता है सोसाइटीज में। तो विच स्फीयर बिलोंग्स टू वुमेन, पहली बात तो ये है कि कौन सा जो स्फीयर है, क्षेत्र है महिलाओं का है, घर है या बाहर है, इसका डिमार्केशन कौन करेगा, और इसका डिमार्केशन किस संदर्भ में होना चाहिए, क्या आधार होने चाहिए इसके करने के लिए, क्या हम कोई इक्वल जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शेयर कर सकते हैं, और हम कोई स्फीयर को डिमार्केट ना करें तो बेटर होगा। ये बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, whether sexual division of labor is responsible for gender inequality, ये पहले हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो लैंगिक मतलब जो आधार पर जो श्रम का विभाजन किया गया है यही कारण है लैंगिक असमानता का। ठीक है, पब्लिक स्फीयर विच इज आउटसाइड डोमेस्टिक वॉल, okay, and private sphere which is her domestic space, responsibilities, her private affairs, her personal issues, ये सारे जो है महिलाओं के प्राइवेट स्फीयर होते हैं, और कहा जाता है कि प्राइवेट स्फीयर में जो है हस्तक्षेप ना हो, और जो भी फैमिली इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, और उसको बाहर ना ले जाया जाए, क्योंकि ये हमारा पर्सनल स्पेस है, और हमारे पास पर्सनल स्पेस को हम नहीं चाहते कि कोई इसको जो है उसमें इंटरफेयर करे। Then what socialist feminist says, socialist feminist ने क्रिटिसाइज किया है ये जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिवीजन किया गया है और लिबरल द्वारा। वो कहते हैं कि ये जो डिवीजन है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का, ये एग्जांपल जैसे अगर हम देखें तो इसमें कैरोल पेटमैन, सुजैन मुलर-रॉकिन ने अपने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं, सुजैन मुलर-रॉकिन का बहुत ही मतलब फेमस वर्क है,
justice, gender and family, उसमें उन्होंने argument किया है, she has argued that patriarchy, unpaid domestic and reproductive tasks, they are responsible for women's subjugation, their marginalization, their subordination. और क्योंकि ये जो पितृ सत्ता है और ये जो अनपेड डोमेस्टिक, क्योंकि हम जो भी घर पे काम करते हैं उसका ना तो हमें कोई सराहा जाता है, ना ही उसके कोई एडमिरेशंस हैं, ना ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि वो अनपेड है। और जो एनर्जी और जो मेहनत और जो लगन से ये पूरे काम की वफादारी से निभाया जाता है, उसका कोई आधार जो है कोई भी मतलब एक रेलेवेंस जो है नहीं है हमारे समाज में, और ना ही मेल पूरे जो सोसाइटी है उसको उसका उस तरह से रिकॉग्निशन की जाती है। इसके वजह से भी महिलाओं की जो ये रोल है, तो नो डाउट दीज रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज रोल्स not only for women but for society as a whole, and the way she is doing the nurturing her family, nurturing her a child and other relatives and other members also, they are equally important, so that needs to be taken care of. And but ये यहाँ पे कहती हैं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट की, क्योंकि ये जो स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि जो महिला है सिर्फ और सिर्फ घर का काम करेगी और पुरुष बाहर का करेंगे, या अगर महिला घर का काम कर रही है और साथ का पुरुष का मतलब पब्लिक स्फीयर वाले काम भी उसे देखना पड़ रहा है, क्योंकि आज तो इट्स नॉट पॉसिबल टू लीव योर लाइवलीहुड unless and until both male and female they are working. So even if both of them they are working, it's a paradox, it's a you can say कि हम दोहरापन हम देखते हैं कि वो बाहर भी करे और घर पे भी करे, दोनों ही एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो अब तो ये जो डिविजन्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है डिस्टिंक्ट नहीं रह गया है, फिर भी जो ये डिविजन्स है ये अभी भी हम देखते हैं, और ये डिविजन्स के संदर्भ में ही बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हाई टाइम that such compartmentalization it breaks down, and no distinct sphere should be identified that this is female sphere, this is male sphere, this cannot be intervened here, मतलब यहाँ पे इंटरव्यू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की चीज़ों को जो है कम करने की बहुत ज़रूरत है। तो बेसिकली इन पॉलिटिकल थियरी यू कैन नॉट जस्ट गो फॉर नॉर्मेटिव आइडिया, तो फेमिनिज्म इज अ नॉर्मेटिव आइडिया ऑल्सो, एंड देयर वेरियस मूवमेंट्स आर देयर व्हिच आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म एज अ वैल्यू। सो बेसिकली यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट है उसको आप अच्छी तरीके से समझाएं, पब्लिक के स्फीयर क्या होता है, प्राइवेट स्फीयर क्या होता है। और बेसिकली ये जो डिवीजन है वो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट द्वारा ही बोला जा रहा है, इसकी जो एनालिसिस है वो उन्हीं द्वारा किया गया है। तो आप सुज़ैन मुलर ओकिन की आर्गुमेंट्स जो है उसको डिटेल्स में समझा सकते हैं, पैट्रियार्की क्या है, और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट की। जब तक हम संरचनाओं में बदलाव नहीं करेंगे, संरचनाओं में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि संरचनाएं क्या होती हैं, संरचनाएं जो है फिक्स्ड हो जाती हैं, और संरचनाएं जो है स्टेटस क्विज्म को बढ़ावा देती हैं, और क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक किसी भी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एम्पावरमेंट महिलाओं के लिए नहीं हो सकता। तो बेसिकली दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ in my next slide, I have also argued that what is the way out if you are talking about that public versus private debate are so distinct and so inherent in society that is leading to female subjugation, marginalization, exclusion. So what are the way out? हम कैसे इसको कर सकते हैं? So हमें इसको conclude करना पड़ेगा positively. हम अपने balance करेंगे अपने view को, और बैलेंस करते हुए हम ये कहेंगे कि जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट गैप है उसको हमें ब्रिज करना है। ब्रिज करते हुए हमें क्या करना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन केयर बाय बोथ मेल एंड फीमेल, बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर जो है हाउस होल्ड टास्क। सो वन कैन नॉट जस्ट say that this task is just meant for a female, and and it cannot be done by male, because the male is also capable of doing all the household activities. So basically the thing is that the gap has to be built. You cannot just do away with the gap. You cannot say that there is no division public versus private, कुछ रहेगा ही नहीं और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पूरी तरीके से जो बदलाव है और लिटरेसी लेवल है, ये सारी चीज़ों को हम मल्टीपल लेवल पे अपनाते नहीं हैं। तो इसका आधार क्या है? डिस्कशंस तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन देयर हैज टू बी अ वे आउट ऑल्सो. So, public versus private gap needs to be bridged with sense of shared responsibility by both male and female. Then the feminist slogan that personal is political, it is also very important. It becomes important in present times. So, domestic sphere should not remain closed, but discussions and deliberations can tackle gender inequality in substantive terms. Basically, what I want to argue here,
दैट जो पर्सनलाइज पॉलिटिकल का जो जार्गन है, जो इम्पोर्टेंट स्लोगन है फेमिनिस्ट द्वारा दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भों में, समसामयिक समय में, क्योंकि जो भी डोमेस्टिक स्फीयर में चीज़ें हो रही हैं, जो वायलेंस हो रहे हैं, जो इश्यूज हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम बंद कमरों तक ना सीमित रख के हम उसे बाहर लेके जाएं, वहाँ पे हम डिलिब्रेट करें, विमर्श करें, डिस्कशंस करें, चर्चा करें, तो ये जो लैंगिक असमानता है उसको हम बहुत हद तक कम कर सकेंगे। और जो तात्विक शब्दों में, मतलब अगर हम रियल टर्म्स में इसमें कुछ बदलाव कर पाएंगे, तो सकारात्मक बदलाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो क्षेत्र है उसका विभाजन डिस्टिंक्ट ना किया जाए। और ये जो भी स्कॉलर्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आप जब भी क्वेश्चंस की आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो एक बैलेंस आंसर देना है। सुजैन वोलरकिन का आप आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं, आप कैरोल बैटमैन का भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट है यहाँ से इमर्ज करता है। फिर रेडिकल फेमिनिस्ट को भी आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा वे आउट बताया है। तो बेसिकली यू हैव टू कंक्लूड दिस होल जो डिबेट है, डिस्कशन है, पॉजिटिवली, एंड यू हैव टू बैलेंस योर आंसर. So by criticizing also you can do it, but then you have to try to see that you can balance this answer. Okay, so hope students, we had a good time and we had a discussion, in depth discussion regarding the public versus private issues. So I wish you good luck for your coming exams. So if you have any doubts, you can ask me in my comment box, and you can stay connected to my channel. But one thing I just want to say that there is no shortcut. First of all, जो मैंने आपके साथ arguments जो मतलब आपके साथ जो शेयर किए थे, सॉरी, जो मैंने आपके साथ पहले एक शेयर किया था कि क्वेश्चंस हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उसी चीज़ पे मैं एक आपके साथ ये बोलना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं उसका कोई हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं है कि मैं पीडीएफ उसका आपको प्रोवाइड करा दूँ या कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन है उसका एक सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का। तो आपकी लैंग्वेज जो स्टाइल है वो इम्पॉर्टेंट है, आप कैसे लिखते हैं। और जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे हो, मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अमेजन का जो है मेरे बुक का, उसका भी रेफरेंस दिया गया है, तो आप वो बुक भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो ब्रीफ में मैंने काफ़ी उसमें डिस्कशंस किए हैं पूरे टॉपिक से रिलेटेड। बट कोई भी जो क्वेश्चन है उसका कोई आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता कि यही आंसर होगा। तो जिस तरह से मैं बताती हूँ, आप स्ट्रेटेजिकली अपने जो है फॉर्मेट वो आंसर्स में आप डाल सकते हो और आप अपना आंसर बेहतर बना सकते हो, लिख सकते हो। सो आई हैड गॉट वन कमेंट दैट मैम कैन यू प्रोवाइड अस द PDF of that. So say PDF is not a solution. There are n number of PDF in मतलब आपको ओपी गौबा की भी PDF मिल रही है, आपको बहुत लोगों की PDF प्रोवाइड है, ऑनलाइन देखते हैं। पर किसी क्वेश्चन के एक आंसर जो है कैसे लिखा जाएगा और क्या आंसर होगा उसका PDF तो मेरे पास नहीं है। सो इसलिए आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। और अगर कभी आपको डाउट्स आते हैं कहीं पे भी, अगर आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, जितना मुझसे संभव होगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। पर अगेन आई वुड रिपीट दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट स्टूडेंट्स, सो गो फॉर अ डिटेल स्टडी, गो फॉर ओन नोट्स, अपने खुद से नोट्स बनाइए, अपनी चीज़ें करिए। और जब तक आप एक क्रिटिकल माइंडसेट नहीं डेवलप करेंगे, तब तक आप कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते। सो मेरा बस इतना कहना है कि एक क्रिटिकल माइंडसेट डेवलप कीजिए, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए, और एक बार जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा आंसर आप अपने लिए लिख सकते हैं। और न सिर्फ पॉल थ्योरी में ही नहीं, किसी भी कोर्स में, किसी भी पेपर में, पॉल साइंस के किसी भी फील्ड में, यूपीएससी में, कहीं पे भी यू कैन एक्सेल। सो डोंट एक्सपेक्ट फॉर थिंग्स मतलब आपके लिए स्पून फीडिंग, बट ऑब्वियसली थ्रू माई चैनल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प all the students who are connected to me, irrespective of any background, any discrimination. So I hope I hope I am able to explain you and make you understand that what are my concerns, students. So bye, take care, and have a nice day. Thank you.